बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 5 मार्च बरोज़ मंगल है। इंतहाई अहम मामलात पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो ये कि बड़ेपन का मुज़ाहरा करें। काफ लीग ने ये पीटीआई को मशवरा दिया है। किस हवाले से ये मशवरा दिया है उस हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जो राज अफ़शा किया है कि वज़ीर आज़म जो कामयाबी से चल रहे हैं तो इसके पीछे मशवरे किसके हैं, और अपना घर, ये स्कीम अपनी छत अपना घर जो है ये मरीम नवाज साहिबा ने कहाँ से चोरी मारा है और कैसे ये अमली तौर पर आगे मंसूबा बढ़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं काफ लीग की। उन्होंने कुछ देर पहले ही मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो सदारती इंतखाबात में हैं, जिनमें वो जो हैं वो जरदारी साबिक सदर जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सदारती इंतखाब में जो 9 मार्च को होने हैं, उस हवाले से वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब को जो है ना बिला मुकाबला मुंतखब करवाना चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब को बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए, उनको बैठ जाना चाहिए और तने तनहा जो है ना सदर आसिफ अली जरदारी साहब वो इस मुल्क पर सदारत के ओहदे पर फायज़ हो जाए, उन्हें हम मुंतखब कर लें। ये काफ लीग का एजेंडा है। तो थोड़ा सा चलते हैं 2008 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी को अवामी मैंडेट मिला, और उस अवामी मैंडेट की जो सारी कैंपेन थी वो ये थी कि काफ लीग नहीं, कातिल लीग। पीपल्स पार्टी ने इन्हें कातिल लीग का खिताब दिया था और कहा था ये जो परवेज़ लाई साहब है ना, ये कातिल हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, जो कि आपने बाद में उस केस को देखा, कैसे वो केस ख़त्म किया गया, कैसे वो गवाहान सारे गायब हो गए। तो परवेज़ लाई साहब तो अभी भी हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस भी होते तो अब तक कैफ़रे किरदार तक पहुँच चुके होते। ये वही काफ लीग है जनाब शुजात साहब, चौधरी शुजात साहब, जिसके डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा था नहीं, लेकिन ज़रदारी साहब ने आपको उस वक़्त नवाज़ा था। 2008 की असम्बली में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बन के कौमी असम्बली में आए थे और 4 माह बाद ही नवाज़ शरीफ साहब को काला कोट याद आया था, उन्होंने धोखा दिया था ज़रदारी को उस वक़्त और सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। और आपको माज़ी में ये भी याद रखना चाहिए कि ये ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने पिटीशन दायर की थी कि तौहीन अदालत के जो मुर्तकब हुए हैं गिलानी साहब, और इनको अपने ओहदे से हटाना चाहिए। तो उस केस के सामने मेमो गेट्स हो या एनर्जी वाले जितने मुकदमात थे, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट में कौन पहुंचाता था और कौन उनमें पिटिशनर बन के जाते थे, तो ये तो आपको याद होगा। और काफ लीग को भी याद रखना चाहिए कि माजी में वो कातिल लीग थी, तो आज काफ लीग कैसे और कैसे इत्तेहादी है, कैसे 4 सीटें उन्हें दी गई है। मैं जिस हल्के में जहाँ पे इस वक्त वीडियो बैठ के कर रहा हूँ, ये गुजरात का हल्का NA 64 है। मेरे गाँव से तकरीबन 10,000 से ज़ायद वोटर्स थे जिन्होंने कैसरा इलाही साहब को मेजॉरिटी दी। तकरीबन उनको यहाँ से वोट पड़े थे 4,000 से ज़ायद, और आपको वोट पड़े थे 300 कुछ। तो जितनी भी बात मेरी यहाँ पर दोस्तों से हुई थी, जितनी भी यूनियन कौंसल हैं, जितने भी गाँव इस हल्के में आते हैं, वहाँ से तो सालिक साहब आप नहीं जीते थे। आपको जिताया गया इस्लामाबाद से 9 फरवरी को। 8 फरवरी को आप ग्राउंड से हार कर गए, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट से आपको पिछाड़ा था आपकी अपनी कैसरा इलाही साहबा ने, जो शुजात साहब की बहन है और आपकी फूफो लगती हैं, और चची भी कह लें तो लगती हैं, फूफो लगती हैं। उन्होंने आपको यहाँ से पिछाड़ा था और क्लीन स्वीप टाइप आपको जो है ना धोबी पटका यहाँ पे लगा था NA 64 से। आप हार कर इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ से गैबी मदद जो है फॉर्म 47 के तहत आपको जिता दिया गया। फॉर्म 45 को बिल्कुल गायब करके आपको कौमी असम्बली में हलफ उठाने तक भेज दिया गया। तो 4 सीटें आपके पास और आप मशवरा क्या दे रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज से महमूद अचकज़ई साहब बाहर हो जाएंगे। तो जिस लड़ाई में आपको लगता हो कि आप हार जाएंगे, उसमें लड़ते नहीं हैं, क्या दुश्मन को खुद बहुत जितवा देते हैं। आप भी तो यहाँ से, आपको पता था आपका कोई वोटर नहीं है, आप भी तो यहाँ पर आए, आपको भी तो जितवा दिया गया, और आप वही चाहते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म बने हैं, जैसे वज़ीर आला पंजाब बनी है, जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जैसे आपकी हुकूमतें सूबाई बनी हैं, जिनके बारे में मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि तिजोरियों के मुंह खोलेंगे। 2 असम्बलियाँ सूबाई जो हैं बलोचिस्तान की और सिंध की खरीदी गई हैं। तो आप यहाँ क्या मशवरा दे रहे हैं कि बड़ेपन का मुज़ाहरा करें, बिला मुंतखब होने दें इन्हें आसिफ अली ज़रदारी को। भाई क्यों? महमूद अचकज़ई साहब को अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खड़ा किया है तो उनको मुकाबला करना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज का आप कैसे पहले फैसला कर सकते हैं? जैसे आपको फॉर्म 47 के तहत जिताया गया है, और जो फॉर्म अपलोड हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो तो आपके लिए खतरे की घंटी हैं। वो तो हलक की हड्डी है आपके लिए, कि अब आप ना फॉर्म 47 को वो पकड़ सकते हैं और ना 45 को छोड़ सकते हैं। उसमें जालसाजी जो है नुमायां तौर पर नज़र आ रही है। मैंने कुछ कुछ देर पहले एक वीडियो की थी, हल्का NA
128 के बारे में, जहाँ से ओन चौधरी साहब को जिता कर भिजवाया गया है और सलमान अकरम राजा साहब को हराया गया, उसका एक फॉर्म जो है वो मेरे हाथ लगा था, जो 8 फरवरी का था, और एक फॉर्म वो जो अभी इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है। तो उसका इस्लाम नगर के पोलिंग स्टेशन में 173 वोट मिले थे ओन मोहम्मद चौधरी साहब को, जिनको माशाल्लाह से फनकारी करके 973 वोट किया गया है। वो तो सबूत सामने आते जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी कहती हैं, उनकी शाजिया मरी हैं, वो कहती हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के मशवरे से वज़ीर आज़म चल रहे हैं। तो आप ये बयान याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप रुखसत होंगे, आप उस वक़्त भी ये बयान देने की पोजीशन में हो कि जो कुछ हुआ वो बिलावल भुट्टो साहब के मशवरे में हुआ। क्योंकि जब आप हुकूमत में पीडीएम की हुकूमत में थे, तो आप उन्हें आइडियल करार देते थे, वर्क एथिक की तारीफ़ें करते थे और कहते थे ये नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। और जो ही हुकूमत हटा भई, आप इंतखाबात में गए तो जरदारी साहब कहते थे कि हम तो समझते थे बड़ा काबिल है, ये तो बिल्कुल नालायक है, सुस्त है, हम समझते थे स्पीड है, इसमें तो कोई ऐसी खूबी नहीं कि इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। तो और अभी भी आपने उसी शख्स को दोबारा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट्स के तौर पर अनाउंस किया था, और मैंडेट चोरी पर जो सीटें आपको मिली हैं, जो जबरी भर्तियाँ करके आपको सीटें पूरी करके दी गई हैं, तो उस बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। तो उसकी माज़ी जो है ना, जब आप 16 माह हुकूमत में उनके साथ रहे, उसका एक छोटा-सा सैंपल है मेरे पास। जो आपने अवाम के साथ किया था ना, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत है ये। इसको आप जहाँ चाहे चैलेंज कर सकते हैं। वो ये है कि पीडीएम की हुकूमत में महंगाई का ग्राफ क्या था। बिजली गैस 1800 अरब रुपए इजाफी बोझ सार्फिन पर डाला गया था। 1800 अरब। पेट्रोलियम की कीमत जो आपने जब 9 अप्रैल को हुकूमत संभाली और 9 अगस्त को जब आप रुखसत हुए थे ना, तो आपने पेट्रोल की कीमत में 129.25 सवा 129 रुपये आपने फी लीटर पेट्रोल महंगा करके गए थे। तो ये तो हैं आपके मशवरे माजी के। इसके अलावा बिजली आपने 14 रुपये से लेकर 15 रुपये तक महंगी की। गैस 112% तक आपने महंगी की, और आप नारे क्या लगाते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो हम आईएमएफ के हमने घुटने पकड़े हैं, हमने नाक से लकीरें निकाल के अवाम को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और गैस, पेट्रोल और बिजली जो है इतनी महंगी करके जा रहे हैं। और रिकॉर्ड पर है ये चीज़, जितनी भी माजी की हुकूमत थी, माजी की हुकूमतें गुजरी हैं, सब के रिकॉर्ड आपने 16 माह में तोड़े थे। और ये पहली मरतबा तारीख में हुआ था कि गैस, बिजली और पेट्रोल इतना महंगा हो। डॉलर का इसमें मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आम बंदा डॉलर से उस तरह लिंक नहीं होता। मखसूस लोग जो हैं वो डॉलर ख़रीदते और बेचते हैं, और उनका कारोबार और सफ़र जो होता है और बिज़नेस होता है उनका होता है, लेकिन वो भी 3 ट्रिपल सेंचुरी कर गया था, वो भी आपको याद होगा। गैस सार्फिन पर आपने 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला था। अवाम का खून न सिर्फ आपने पिया, चूसा, बल्कि निचोड़ निचोड़ के उसमें जो एक एक कतरा था वो आप पीते रहे। इसी हवाले से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो काबीना तश्कील दी जा रही है, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें वजारत ख़जाना का नाम जो इसहाक डार के साथ लाज़िम व मलज़ूम होता था नून लीग की हुकूमत में, उस पर क्रॉस लगा है। वो इस वजह से वो जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मूडीज़ को धमकियाँ देते थे, उसके नताइज आपने देख लिया कि कितने काबिल हैं, कितने नालायक, नाअहल थे वो। उसकी वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़े कि 310 अरब का इज़ाफ़ी बोझ गैस का है, और 1800 अरब जो है वो इज़ाफ़ी बोझ सिर्फ़ बिजली की कीमत और गैस के नरखों में अवाम पर डाला गया। इसके अलावा जो वजारत ख़जाना इसहाक डार साहब चलाते थे ना, उसकी मिसाल तो आपके सामने है कि बंदे बच्चों की फ़ीस देने के लिए आम पाकिस्तानी जो है बेरोज़गारी कितनी बढ़ी, उनकी हालत कहाँ तक पहुँच गई कि उनको बच्चों की स्कूल की फ़ीस, खाने के लिए क्या कुछ बेचना पड़ा है, और आम बंदे की कीमतें ख़रीद कहाँ पर पहुँच गई और महंगाई कहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई आपके दौरे हुकूमत में पहुँची है, 48% से ऊपर, और ये सरकारी जो है ना वो फिगर्स हैं। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा का कापी प्रोजेक्ट। एक और, जैसे उन्होंने एयर एम्बुलेंस शुरू करने का कहा, हेल्थ कार्ड शुरू करने का कहा, और इसके अलावा जो माजी में वो ताने कसती थी कि घर बना के देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, ये माली बन गया है, बिलियन ट्री सुनामी को आप कहते थे। उन सब के नताइज आपके सामने। अब आप हुकूमत में आके बैठे हैं, बेशक आप ज़बरदस्ती और जाली हुकूमत में आके बैठे हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि
کام کیسے ہوتے ہیں. اگر عوام کی فلاح کرنی پڑے تو کہاں سے اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے. جو ہم ماضی میں تانے دیتے تھے کفایت شعاری کا، عمران خان چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتے تھے اور جو کھانا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، تو صحافی جو ہے وہ عمران خان پر پل بڑھتے تھے کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے. میڈیا ہاؤسز پورے آپ نے خریدے تھے عمران خان کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے کہ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے، اتنے روپے تو بچیں گے. تو اب آپ جو پروجیکٹ لے کے آ رہی ہیں، پہلے تو آپ کے کینسر ہاسپٹل کی بات کریں. کینسر ہاسپٹل آپ نے اناؤنس کر دیا اور اس کے ساتھ آپ نے اناؤنس کیا کہ اس کے ساتھ ہم ایک پلازا بنائیں گے. وہ پلازا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ یا تو برج العرب کی طرح کا ہوگا، تاکہ جتنے پیسے وہ شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو 52 بلین جو ہے وہ اس سے پیسے جو سالانہ کروڑ ڈالر کمائے جاتے ہیں جو سیاحت کی مد میں اس سے آتا ہے. تو شاید ایسا ہی کو پلازا آپ کینسر ہاسپٹل کے ساتھ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جس کے جہاں سے جو پیسے آپ کمائیں گے وہ کینسر ہاسپٹل بھی چلائے گا اور پنجاب حکومت کو بھی چلائے گا. تو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے نا، جن کی بنیاد جو ہو وہ خالی جمع تفریق سے ہوں، تو وہ پروجیکٹ چلا نہیں کرتے. اب آپ لے کے آ رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر، بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو گھر چاہیے، اس ملک میں چاہیے، کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. اور جیسے ماضی کی آپ کے اشیانیہ اسکیم اور اس کے بعد آپ نیب میں کیس بھگتتے رہے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو پیسہ کمانا آپ کی پارٹی کو کہاں سے آتا ہے. نون لیگ نے جب بھی حکومت سنبھالی انہوں نے پل اور سڑکیں ہی بنائی ہیں، تو گھر بنائی ہیں. اب آپ گھر بنا کے ان سے پیسے کمائیں. اور جتنے بھی ماضی کے پروجیکٹ عمران خان نے اس قوم کو دیے تھے، جو اناؤنس کیے تھے، جو ان کے ذہنی کاوش کا نتیجہ تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں، گھر، بے روزگاری ختم کرنے کا پلان، انٹرپرینورشپ لائے تھے اور بلینس ٹری سونامی لائے تھے. تو اس طرح کے پروگرام آپ کاپی کیٹ بن کے لے کے تو آ سکتے ہیں، لیکن چلانا ان کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ وہ تو پیسہ ایلوکیٹ کر لیتے تھے، یہاں سے خرچ کم کیا، یہاں پہ وہ پیسے لگا لیے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال تو کرونا رہا تھا اور اس ملک میں کوئی بھی جو ہے شخص اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جیسے پوری دنیا میں، جیسے اپنے پڑوسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں کتنی ڈیتھ ہوئی، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے. لیکن پاکستان کا جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا پروگرام تھا اس کے UN سے لے کر پوری دنیا نے تعریفیں کی تھی. تو جیسے منصوبے عمران خان صاحب لائے تھے اور جیسے انہوں نے چلائے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ ضرور اناؤنس کریں، انہیں انتخابی کیمپین میں آگے جا کے ضرور استعمال کیجیے گا کہ ہم یہ منصوبے شروع کرنا چاہتے تھے، اس کو تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچا سکی کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے تھے. جو وفاقی حکومت کہتی تھی کہ ہم 1.1 بلین ڈالر کے لیے IMF کے پاس جا کے ہم نے گھٹنے ٹیکے، اس نے ناک سے لکیریں نکلوائیں. لیکن آپ منصوبوں پر منصوبے تو اناؤنس کر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے پنجاب کی قسمت بدلے، کوئی نہ کوئی کام آپ ان عوام کی خدمت کے لیے کر کے جائیں. ادویات سے لے کر، صحت سے لے کر، تعلیم سے لے کر، چھت تک آپ دے کر جائیں، لیکن ان پر مصیبت بن کر، جعلی کے مینڈیٹ پر، چوری کے ووٹوں پر آ کے زبردستی حکمران بن کر نہیں. آپ لوگوں کی پہلے خدمت کریں، لوگ آپ کو ووٹ دیں، ان ووٹ کی طاقت سے اب آپ آگے آ کر کرسیاں سنبھالیں اور عوام کی خدمت کریں، نہ کہ چوری کے مینڈیٹ پر جعلی وزیر اعظم اور جعلی وزیر اعلیٰ بن کے. کرامت مغل کو اجازت دیجیے، فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.